हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनुज फ्रॉम जीएस इंडिया डिफेंस एकेडमी देहरादून। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम देने जा रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ का इंग्लिश फाउंडेशन, जिसमें आप बेसिक से एडवांस सब कुछ सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश का बेसिक्स से एडवांस तक कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या क्या बेसिक चीज़ें इंग्लिश की हैं जो आपकी कंट्रीब्यूट करेगी रिटन एग्जाम में और प्लस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। राइट, जब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक टर्म्स के, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। जो जो हमारे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है उनका एग्जैक्ट पोजीशनिंग और एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो है क्या एग्जैक्टली, तो उसी को आइए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहला स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपरली जब हम लैंग्वेज बोलना या सीखना या लिखना स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आप कोई स्पीच देते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसका सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली उस स्ट्रक्चर में प्रॉपर कौन जो कंपोनेंट आते हैं वो कंपोनेंट कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे आप इसके राइट साइड में देखेंगे, आपका सेंटेंस के जो टोटल कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से पूरी की पूरी सेंटेंस को बनाने में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे, लेटर आता है, लेटर के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद फ्रेज आता है, क्लोज आता है, देन सेंटेंस आता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम बेस से लेके और आपका एडवांस तक सेंटेंस बनता कैसे है, टोटल एक एक चीज़ें समझेंगे प्रॉपरली। तो बेसिकली समझिए पहले लेटर होता क्या है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप जब पढ़ते हैं या सीखते हैं या लिखते हैं उसमें लेटर्स का जो पोजीशनिंग है वो बहुत मैटर करती है। लेटर मीन्स जो जो आपके लेटर्स यूज़ होते हैं किसी भी, चाहे हिंदी को बनाने में देख लीजिए, इंग्लिश को बनाने में देख लीजिए, लेटर्स यूज़ होते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज में। राइट, अब लेटर्स को जब आप प्रॉपरली कंबाइंड करेंगे, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर, जिसमें हम लोग आप सीखेंगे कि लेटर किस तरह से एक वर्ड की फॉर्मेशन में काम आते हैं। राइट, इस लेटर का मेन वर्क है क्या, वो वर्ड्स को बनाना है। एक प्रॉपरली लेटर के आप कंपोजिशन करते हैं, मीनिंगफुल कंपोजिशन करते हैं, उससे वर्ड बनता है। जैसे आपका बॉय, एक वर्ड बना प्रॉपरली, 3 लेटर मेरे यूज हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बी यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है और वाई यूज हुआ। इन तीनों की फॉर्मेशन से आपकी वर्ड की फॉर्मेशन हुई। राइट, देन फिर आपका फ्रेज आता है थर्ड सर्कल में। इस फ्रेज की कंपोजिशन कैसे होती है ये आइए सीखते हैं। आपका इसका भी रोल जो है वो वर्ड से है, वर्ड का जो रोल है वो आपका लेटर से है। नाउ किस तरह से हमारे वर्ड्स जो है वो फ्रेज बनाते हैं, जैसे हम जनरली बोलते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर, बेस्ट फ्रेंड हमने लिया है, एक वर्ड है हमारा बेस्ट फ्रेंड। ये 2 वर्ड का कंपोजिशन ही आपका फ्रेज कहलाता है। मिनिमम 2 और मोर देन 2 वर्ड्स जब कंपोजिट होके कोई मीनिंगफुल सेंस देते हैं, नॉट एग्जैक्टली फुल्ली मीनिंग, मेनली वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, ओनली मीनिंगफुल सेंस होती है उनकी, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड आपस में मिलके कोई मीनिंगफुल सेंस देते हैं। देन आता है आपका क्लोज। अब क्लोज को समझने के लिए आपको जानना होगा कि ये क्लोज किस तरह से सेंटेंस के क्लोज है। राइट, एक क्लोज है और मीन्स ये इसका क्लोज जो होती है वो सेंटेंस के बहुत क्लोज होती है। मेन उसका यू कैन से, जैसे हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं वो हमारी लाइफ में काम आते हैं, उसी तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन में क्लोज का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें आती हैं लेकिन क्लोज ही सेंटेंस के सबसे क्लोज है, जो सेंटेंस को प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं। चाहे 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 क्लोज, जितने भी आप क्लोज ऐड करेंगे सेंटेंस की उतनी ही लंबी फॉर्मेशन होती चली जाएगी। राइट, इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स आते हैं। जब आप प्रॉपरली एक प्रॉपर लेक्चर देखेंगे क्लोज का, इसमें टोटल सम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, फ्रेजेस के पास टोटल पार्ट्स डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपरली। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने लेटर्स अभी पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है, लेटर, लेटर्स के बाद वर्ड आया, वर्ड के बाद फिर फ्रेज आया। राइट, अब फ्रेज को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। राइट,
फ्रेज का हम एक फुल्ली लेंथ में इसको समझेंगे कि फ्रेज का जो रोल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या और किस तरह से वो ग्रामर में पूरा रोल अपना प्ले करता है। डेफिनेशन जो है वही जो मैंने बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड की कॉम्पोजिशन, मीनिंगफुल कॉम्पोजिशन ही फ्रेज होती है। आप इसको लेंगे लेंथ में पढ़ लेंगे, फ्रेज इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज ओनली द फ्रेज। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो हम समझेंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है? जनरली आपने नाम जरूर सुने होंगे इनके, लेकिन कभी भी डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया होगा कि नाउन फ्रेज क्या है, आपका प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, जिरंड फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है। टोटल आपने जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेटली पढ़ी होगी। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही टोटल हमारे फ्रेजेस की फॉर्मेशन हो रही है। जितने भी आप नाम देखेंगे, नाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, इन्फिनेटिव हुआ, प्रपोजिशन हुआ, जिरंड हुआ, पार्टिसिपल हुआ, ये टोटल ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं। उन्हीं से हमारा फ्रेजेस का फॉर्मेशन हो रही है। नाउ जैसे डीपली अब अंडरस्टैंड करते हैं एक एक चीजों को। जो हमारा सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन बेसिकली उसको देखने और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन का रोल है एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अपना रोल प्ले करना, राइट? वही सेम रोल यहाँ पर भी होगा आपका, या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा एक फ्रेज के रूप में। मीन्स फ्रेज मिनिमम दो या दो से ज्यादा वर्ड ही आपस में कॉम्पोजिशन होके ही फ्रेज को बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी मिनिमम टू या दो से more than two words are composed together and making a senseful meaning, that is called a phrase. Again, a noun phrase is a group of words that have a noun or pronoun. It is used to modify the noun. In other words, it can be said that a noun phrase can function as a subject, an object or a complement of a sentence. वही सेम सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी। एक सब्जेक्ट हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस की तरह ही काम करेगा वो। दैट इज द सिंपल रोल ऑफ ए नाउन फ्रेज। जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए आप, 3 एग्जांपल हमने लिए हैं यहाँ पर। माय ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट हिम। तो माय ब्रदर्स फ्रेंड पूरा मेरा सब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और टोटल इससे आगे का ऑब्जेक्ट है, राइट? ये तीन ही स्ट्रक्चर में हमारे सेंटेंसेस को हम लोग ऑपरेट करते हैं। और इसी ऑपरेशन को अगर आप प्रॉपरली डीपली अंडरस्टैंड कर गए कि सेंटेंस को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, और उस ऑपरेशन में जो जो चीजें हमारे सामने निकल कर आती है, अगर आपने वो पहचानना सीख लिया, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश के बेस से लेकर एडवांस चीजें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, राइट? तो हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो मेरा फ्रेज हुआ दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यहां पर भी सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट। सेंटेड कैंडल मींस दैट इज अगेन मेरा सब्जेक्टिव फ्रेज है। और थर्ड सेंटेंस में द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेजर। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव फ्रेज। ये ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज हुआ सेंटेंस के। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे आपने बेसिक्स में पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। वही सेम रोल आपका एडजेक्टिव फ्रेज का है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब an adjective phrase or an adjectival phrase is a group of words that consists of an adjective. It can be used to complement it. It provides more information about a noun or pronoun in a sentence. In other words, it can be said that it functions just like an adjective in a sentence. Simple definition है जो आपकी adjective की है, वही आपका adjective phrase का रोल है। Only होगा क्या कि वो additional information दे रहा है आपका subject के बारे में by adding two or more than two words, right? Simple आपका examples भी आर सिंपल। आपका अनु हैज सिल्की स्मूथ हेयर। अब हेयर के बारे में उसने क्या बताया, उसकी क्वालिफिकेशंस बताई हैं, और किसके हेयर हैं? अनु के हेयर हैं, राइट? तो ये आपका पूरा हुआ आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। अगेन, लिविंग इन द लार्ज सिटीज, पीपल लिविंग इन द लार्ज सिटीज,
राइट. पीपल लिविंग इन द लार्ज सिटीज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच इन टाइम. राइट. तो ये मेरा ऑफन फाइंड से पहले आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव पार्ट है, और तो सब्जेक्टिव पार्ट में मेरे सब्जेक्ट को इस वाले फ्रेज ने क्वालिफाई किया, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज. नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. वर्ब. वर्ब का बहुत सिंपल रोल है पूरी ग्रामर में. राइट. एक बड़ा वास्ट सा टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपल रोल है. ओनली टू शो द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को जो भी कोई वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. राइट. अ वर्ब फ्रेज कैन बी यूज जस्ट लाइक अ वर्ब. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. राइट. अब ये छोटी सी चीज समझने की, अगर आपने पहले पढ़ी होगी वर्ब का चैप्टर, राइट, मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को जनरल लैंग्वेज में आपने हेल्पिंग वर्ब करके पढ़ा होगा. दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब. एग्जाम्पल ले लीजिए. स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग. स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट टूर्नामेंट. Aaron has been writing multiplication tables for 3 hours. The dogs have been barking. जितने भी रेड मार्किंग में आपको दिखेंगे ये सभी मेरे वर्ब फ्रेज हैं. राइट. कंसिस्ट ऑफ आपका ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर आपका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्पोजिशन ही आपका वर्ब फ्रेज होता है. नेक्स्ट आता है एडवर्ब. वही सेम रोल जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है कि एडवर्ब का जो काम है वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना और किसी दूसरी एडवर्ब को उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्वालिफाई करना ही एडवर्ब होता है. एन एडवर्ब फ्रेज और एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स एन एडवर्ब और अदर मॉडिफायर्स. It performs all the functions of an adverb. It can be placed in any part of the sentence with respect of the part of speech they modify. ये बहुत बड़े टर्म है जो सेंटेंस में यूज हुई पूरी डेफिनेशन में. with respect to the part of the speech they modify. राइट. जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जनरली आपने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में एक ही डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडवर्ब का जो रोल है वो है वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना और एडवर्ब को क्वालिफाई करना. बट एक्सटेंडेड वे में जब आप डीपली पढ़ेंगे तो एक एडवर्ब टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी मेरे वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन सभी को क्वालिफाई कर सकती है. कुछ केसेस में नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करती है. राइट. जनरली हमने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन को तो सिर्फ एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, बट कुछ ही वर्ड्स हैं, देयर आर 4 वर्ड्स जो मेरे नाउन और प्रोनाउन को भी एक एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करते हैं. बाकी तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको एडवर्ब बड़े इजीली क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या आपका इंटरजेक्शन हो, सभी को क्वालिफाई करती है. जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका. वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ मे. राइट. तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है आपका, वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ मे. ये आपका क्या है, वर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम. एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो यूज हुआ है और पूरे फ्रेज में बाय द एंड ऑफ मे, पूरा फ्रेज 2 और मोर देन 2 वर्ड्स का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज कॉल्ड फ्रेज. तो यहाँ पे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड यूज हुए हैं, दैट इज द एडवर्बियल फ्रेज. लेटर दिस इवनिंग, again adverb of time, my cousins and I have planned to go to the park. Again there are 3 words composite together and making a phrase. They show some abandoned puppies at the corner of the street. That is adverb of place. जब एडवर्ब वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जब आप सीखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको. लेकर आएंगे वो लेक्चर भी आपके लिए एडवर्ब का, जिसमें सभी टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम आपको सिखाएंगे. नाउ द प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशन अपने आप में एक
बहुत बड़ा चैप्टर है और जिसमें छोटे छोटे आपके वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में बहुत डिफरेंटली एंड डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और प्रपोजिशन को समझने के लिए आपको उसको बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। जैसे प्रपोजिशन का काम क्या है, आपका एक नाउन से पहले अपनी पोजीशन डिसाइड करता है, राइट, उसकी पोजीशनिंग होती है और एक नाउन की दूसरे नाउन से एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। दैट इज द ओनली एंड ओनली रोल ऑफ प्रपोजिशन। A prepositional phrase consists of a preposition and an object. It works just like an adjective or an adverb. Understand it, it works just like an adjective or an adverb. It relates the subject and the verb in a sentence. It is used to modify the nouns and verbs in a particular sentence. राइट, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है आपका। इट रिलेट्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस एंड इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। आपका नाउन या आपका वर्ब्स को वो पर्टिकुलर सेंटेंस में मॉडिफाई करने के लिए भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। इट वाज टू हार्ड फॉर मी टू कंसंट्रेट विद द किड्स जंपिंग अराउंड। अब ये पूरा मेरा क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट। मेन प्रपोजिशन है क्या इसमें, सबसे पहले यही समझ लो। आपका विद है मेरा क्या, प्रपोजिशन। द किड्स जंपिंग अराउंड, ये आपका पूरा का पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द ज्वेलरी बॉक्सेस वर केप्ट इनसाइड द कपबोर्ड। इनसाइड क्या है मेरा, दैट इज प्रपोजिशन, ये मेरा नाउन है, राइट। अब नाउन से पहले इसने क्या किया, अपनी पोजीशन दिखाई और इस नाउन की किस नाउन से रिलेशनशिप दिखाई, ज्वेलरी से, राइट। एक नाउन की दूसरे नाउन से रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है एक प्रपोजिशन, और अपनी उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो नाउन से पहले होती है। सिंपल एंड इजी डेफिनेशन। ऑन द वे टू न्यूयॉर्क वी कॉट sight of the famous Niagara Falls on the way to New York. That is again your prepositional phrase. On क्या है आपका, preposition है, right? The way to New York we caught sight of the famous Niagara Falls. Niagara Falls का आपका relationship को वो represent कर रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका जीरंड फ्रेज। अब जीरंड फ्रेज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा जीरंड होती क्या है एग्जैक्टली। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। V प्लस ING की जो फॉर्म होती है, जनरली आप इसको V4 भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, लेकिन इसका काम वर्ब का रोल प्ले करना नहीं होता है। मेक इट क्लियर इन योर माइंड, इसका काम आपका वर्ब का रोल प्ले करना नहीं होता है, इसका काम होता है आपका नाउन का रोल प्ले करना। ये नाउन की तरह एक्ट करती है। अगर नाउन की तरह कोई V4 एक्ट कर रही है तो जनरली वो सिंपल डेफिनेशन में आप उसको जीरंड ही बोलेंगे, राइट। अ जीरंड, एज यू शुड हैव ऑलरेडी लर्नड, is a word formed by the addition of ing to the end of the main verb and takes place of a noun in the sentence in which। सिंपल जो हमने बताया आपको, सिर्फ यही लाइन है पूरी डेफिनेशन। आपका पूरी की पूरी V प्लस ING V4 का रोल प्ले नहीं करेगी, आपका नाउन का रोल प्ले करेगी, दैट इज कॉल्ड जीरंड, राइट। अब समझ लेते हैं कि जीरंड फ्रेज बनते कैसे हैं, राइट। जीरंड होती है आपका उसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, और उसका जो रूट होता है वो साथ में एक दो वर्ड्स और लेती है अपने साथ, देन मेकिंग अ जीरंड फ्रेज। कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर मेरा, जीरंड फ्रेज कैन बी यूज। अब सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आपने जब पहले पढ़ा था नाउन को, तो नाउन का रोल क्या है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अपना रोल प्ले करता है, राइट। उसकी पोजीशन जो होती है वो सब्जेक्टिव पार्ट में होती है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। और जब मेरा जीरंड भी नाउन की तरह रोल प्ले कर रही है तो वो भी डेफिनेटली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रोल प्ले करेगी। बहुत सिंपल सी कोरिलेशन है दोनों में, राइट। गोइंग ऑन ट्रिप्स इज माई फेवरेट थिंग टू डू, राइट। गोइंग ऑन ट्रिप्स ये मेरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। Listening to some old songs, V plus ING playing a role of a noun, V plus ING that is again playing a baking cookies
trying out new recipes, writing letters to your loved ones now and then is one of the best ways to keep. ये आपका क्या है, जितने भी पार्ट्स में यूज हुई है ये टोटल ये सब्जेक्टिव पार्ट में ही यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड gerund phrase in a subjective part. Then objective part में ले कैसे लेते हैं, आपका nothing makes me happier than talking to my best friends. अब talking to my best friend is the gerund phrase in the objective part. Watching animated movies, again the gerund phrase in the objective part, again the gerund phrase in the objective part. ये दोनों ही पार्ट में आप इसको बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. जहाँ पे V4 आ रही है आपकी एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वो डेफिनेटली जेरेंड होगी. नेक्स्ट आता है आपका इन्फिनेटिव. जिसने भी जेरेंड पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसने इन्फिनेटिव भी पढ़ा होगा, राइट? क्योंकि जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आपस में बहुत ही कोरिलेटेड है. सेम ही रोल है, जो आपका जेरेंड का है वही रोल आपका इन्फिनेटिव का है. ओनली इन्फिनेटिव बनते कैसे हैं, आपका 2 + V1 इज कॉल्ड आपका इन्फिनेटिव. इसको बोलते हैं आपका इन्फिनेटिव, इनफाइनाइटिव, राइट? तो इसका भी सेम वही रोल है आपका जो जेरेंड का है. नाउन की तरह काम करना है, या तो सब्जेक्ट में काम करेगा या ऑब्जेक्ट में काम करेगा. एज सिंपल एज दैट. An infinitive phrase is a group of words that starts with an infinitive followed by other modifiers including nouns, pronouns, adjective, adverbs, preposition or conjunction. Just like an infinitive, the infinitive phrase can perform the functions of an adverb, an adjective or a noun, right? अब एग्जांपल ले लो आप नीचे इसके. नाउन की तरह कैसे रोल प्ले करेगा आपका. infinitive phrase as a noun, our primary goal was to find a place for all of us to stay. To get to the top is not difficult if you put in continuous effort. अब to get क्या है यहाँ पर आपका infinitive है, 2 + V1. 2 + V1 is called infinitive, right? ये मेरा 2 + V1, यहाँ पर भी 2 + 2 find, again आपका क्या है 2 + V1 is infinitive. ये नाउन की तरह रोल प्ले किया है इसने. देन आपका इन्फिनेटिव फ्रेज एज एडजेक्टिव की तरह रोल कैसे प्ले करेगा आपका. द स्टेयरकेस टू गो टू द कैफे वाज क्लोज्ड. द स्टेयरकेस टू गो टू द कैफे वाज क्लोज्ड. तो ये आपका क्या है, आपका दैट इज एडजेक्टिव की तरह काम किया है इसने. Jerry wished he had someone to keep him company. To keep ने किसको क्वालिफाई किया, आपका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट रखा है कंपनी और हिम, ये दोनों ऑब्जेक्ट है मेरे, इनको क्वालिफाई किया है टू कीप ने. टू गो ने क्वालिफाई किया का किसको, कैफे को क्वालिफाई किया है. तो ये आपका एडजेक्टिव बना यहाँ पर, ये भी आपका एडजेक्टिव बना. दैट इज इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव. देन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एडवर्ब, यहां पर समझ लेते हैं हम. इसमें आपको जनरली क्या करना है, वाई, क्यों. अगर ये क्वेश्चन पूछोगे आप सेंटेंस से तो इट विल बी इजी टू फाइंड आउट व्हाट इज एडवर्ब. है क्या इन्फिनेटिव जिसने काम किया है एडवर्ब की तरह. टू पार्टिसिपेट, ये क्या है मेरा इन्फिनेटिव है. इन द कॉम्पिटिशन, to participate in the competition I have to audition, right? In the competition ये क्या है मेरा adverb of place. Nitasha knew she had to study the whole night to score good marks, right? Again आपका अगर इस क्वेश्चन से आप वाई करके पूछोगे, पहले वाले क्वेश्चन से वाई करके पूछोगे, जो भी आंसर निकलेगा दैट इज योर एडवर्ब, राइट? पार्टिसिपेट करना, क्यों, वाई. इन द कॉम्पिटिशन Nitasha knew she had to study the whole night to score good marks. Why she has to study? To score good marks. एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपल.
तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं जेरेंड, इन्फिनेटिव, देन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अपने आप में भी एक बड़ा लेंदी सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, राइट। इसमें 2-3 पार्ट्स आते हैं आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जब एक पार्टिसिपल का आप नेक्स्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन होंगे कि पार्टिसिपल के अलग अलग रोल क्या होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पार्टिसिपल का रोल क्या है। पार्टिसिपल दो तरह से काम करता है आपका। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल क्या है, जैसे ही हमारा जेरेंड काम करता है वी प्लस आई एन जी, दैट इज V4, उसी तरह से आपका पार्टिसिपल भी V प्लस आई एन जी, बट दोनों के काम डिफरेंट है। जेरेंड का काम क्या है, नाउन की तरह काम करता है, बट यहाँ पर हमारा जो है वी प्लस आई एन जी वो एक एडजेक्टिव की तरह अगर काम करेगा सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपका अगेन एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है सेंटेंस में, दैट विल बी योर पास्ट पार्टिसिपल। आप थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन ले लीजिए। पार्टिसिपल फ्रेज मीनिंग एंड डेफिनेशन, द पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स or a phrase that includes participle. Participle phrase can be made up of either of two types of participle. Again जैसे हमने बताया present participle, past participle. Participle phrases act just like an adjective, adverb or adjective phrase. जैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड्स में पढ़ा है आपको, adjective क्या होता है, adverb क्या होता है, adjective phrase क्या होता है, तीनों चीजें आप easily understand कर सकते हैं। There are also participle phrase which are formed by a combination of the present and past participle. Combination of the present and the past participle, in other words the perfect tense form of the verb. Perfect tense form of the verb. Perfect tense form क्या होती है, V third, that is V third followed by other modifiers. अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये भी अलग अलग, जैसे बिगिनिंग में कैसे काम करता है आपका, मिडिल में कैसे काम करता है, लास्ट में कैसे काम करता है, एंड में कैसे काम करता है सेंटेंस के। नाउ एग्जाम्पल इज हैविंग सीन मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, राइट। हैविंग प्लस सीन, राइट। हैविंग सीन मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, वर्षा प्लान टू विजिट सम प्लेसेस इन द नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड योर पार्टिसिपल फ्रेज इन द बिगिनिंग, राइट। ये पार्टिसिपल फ्रेज है, जनरली हम इसको बोलेंगे, जो हैविंग प्लस V3 आता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया अभी, बट आप देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ हैविंग प्लस सीन, सीन क्या है आपकी V3 है, और हैविंग प्लस V प्लस ING की फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड योर composition of having plus V3, that is called perfect participle. Now wandering through the woods, wandering through V4 है, राइट। wandering through ये प्रपोजिशन है मेनली, इसको हम लोग इसको बोलते हैं पार्टिसिपल इन द बिगिनिंग, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। wandering through the woods, ये पूरा का पूरा woods को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं मिडिल में कैसे काम करता है। सिचुएटेड इन पेरिस, ये क्या है आपका, ये थर्ड है, राइट। सिचुएटेड इन पेरिस, बुर्ज खलीफा नोन एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। टॉलेस्ट ने किसको क्वालिफाई किया, बिल्डिंग को क्वालिफाई किया, वी थर्ड ने एक एडजेक्टिव की तरह काम किया, यहाँ पर भी वी थर्ड ने एक एडजेक्टिव की तरह काम किया, दैट इज योर पार्टिसिपल in the middle. Example of sentence and participles phrases in the end. Jumping over the fence, jumping क्या है आपका, V4 है, then it is just qualifying the next subject, sorry next object. Kevin found the hard leaving home for the first time, leaving home, right. This is your participle again at the end of the sentence. तो दिस इज द ब्रीफ रोल ऑफ द पार्टिसिपल, यू कैन सी हियर। जब आप नेक्स्ट किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि पार्टिसिपल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डीपली उसको पढ़ाएंगे कि पार्टिसिपल का रोल किस तरह से होता है सेंटेंस में, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी।
Now, it is again the second last phrase. You can see here absolute phrase. Absolute क्या होता है? आप जनरली समझ सकते हैं वर्ड की जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट की, वो एब्सोल्यूट की तरह काम करता है. एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज द फ्रेज दैट मॉडिफाइज द होल इंडिपेंडेंट क्लॉज. पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी सिर्फ इतनी सी लाइन में खत्म हो जाती है. एक एब्सोल्यूट फ्रेज मींस जो पूरे के पूरी क्लोज को, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है अपने आप में पूरा सेंटेंस होता है, मींस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दे, दैट इज योर एब्सोल्यूट फ्रेज. Sally waited for her friends to arrive. Muffins baking in the evening. In the oven. Muffins baking in the oven. Sally waited for her friends to arrive. Her muffins freshly baked. पूरा का पूरा आप जहां पर भी देखेंगे जो हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज है, मफिन्स बेकिंग इन ओवन, मफिन्स बेकिंग इन ओवन, हर मफिन्स फ्रेशली बेक्ड, हर मफिन्स फ्रेशली बेक्ड एंड रेडी. जितने भी ये सारे फ्रेज यूज हुए हैं जस्ट टू क्वालिफाई द होल इंडिपेंडेंट क्लोज. Sally waited for her friends to arrive. Sally waited for her friends to arrive. ये पूरी पूरी मेरी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है. ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है. जितने भी चारों के चार एग्जांपल्स में क्लोजेस हुई है सभी इंडिपेंडेंट क्लोज है. एंड दिस इज योर होल एब्सोल्यूट फ्रेज जो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट क्लोज को चारों सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से क्वालिफाई कर रहा है. दैट इज योर एब्सोल्यूट फ्रेज. Now the last one is a positive phrase. A positive word जो हमारा यूज होता है जनरली उस पोजीशनिंग में यूज होता है जब एक नाउन दूसरे नाउन से अटैच होता है बाय विदाउट एडिंग एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन, राइट. दैट इज योर अपोजिटिव फ्रेज. जैसे Salvia my sister lives in Pington. Salvia my sister एक नाउन है, अगेन दूसरा नाउन है, कोई भी बीच में आपका कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, दैट इज योर अपोजिटिव फ्रेज. नाउ माई एंजल द मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट. दोनों नाउन है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन, दैट इज अगेन द अपोजिटिव फ्रेज. तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत सिंपल और इजी है. आपका एक नाउन और दूसरे नाउन की जो ऐड होते हैं विदाउट एनी ऑफ द जो कंजंक्शन आ रहे हैं अगर आपके सेंटेंस में तो वो अपोजिटिव फ्रेज होते हैं. नाउ ये फ्रेज का पूरा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है आपका, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजेस एंड इट्स टाइप्स. क्योंकि क्लोज हमने जैसे बताया है आपकी फर्स्ट स्लाइड में इस लेक्चर की कि जो क्लोज है वो सेंटेंस के बहुत क्लोज होती है और उन्हीं का काम है आपका सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस को लेंदी करना. आप जितनी भी राइटिंग लिखते हैं वो सारी क्लोजेस से मिलाकर ही लिखते हैं, राइट. तो ये पूरी क्लोज को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा चैनल पे आना होगा और नेक्स्ट लेक्चर को विजिट करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा. तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट. और ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, जीएस इंडिया डिफेंस एकेडमी.